हेलो क्लास 7th एसएसटी में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जो है टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स कर रहे हैं, है ना। इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा 2 लेसन हमारा हो चुका है ना। आज हम इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किस बारे में, मिडिवल पीरियड के टाउन्स के बारे में, है ना। अलग अलग मिडिवल पीरियड में अलग अलग तरह के टाउन्स होते थे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होता था, जैसे कि पोर्ट टाउन्स होता था, जैसे कि टेम्पल टाउन्स होते थे, है ना। और वो किस तरह से होते थे, किस तरह से वो बनते थे, वो मैंने आपको बताया, है ना। फिर हमने थंजावुर के बारे में पढ़ा, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था और एक टेम्पल टाउन भी था, और वो किस तरह से टेम्पल टाउन बने वो भी हमने पढ़ा, है ना। और हमने पढ़ा कि उन टाउन्स में, उन शहरों में क्या क्या होता था, किस किस तरह के ट्रेडर्स हुआ करता था, है ना, बिजनेसमैन हुआ करता था, और क्राफ्ट में उन टाउन्स में किस तरह से होते थे, और वो टाउन्स जो है वहाँ पे ट्रेडर्स जो है किस तरह से ट्रेड करते थे, वो हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा सूरत के बारे में, जो गुजरात में है, कि क्यों दूर दूर से लोग जो है सूरत विज़िट करने के लिए आते थे, है ना। सूरत के बारे में हमने पढ़ा, जो इतना फेमस टाउन हुआ करता था, फिर धीरे धीरे करके वो डिक्लाइन होने लगे, है ना। तो आज हम मसूलीपट्टनम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मसूलीपट्टनम फिश पोर्ट टाउन है। मसूलीपट्टनम जो है फिश पोर्ट टाउन है। वहाँ पे ज़्यादातर जो है जो काम होता है, लोगों का मेन जो ऑक्यूपेशन होता है वो होता है फिशिंग, ठीक है। फ़िश का जो है बिजनेस करना, उसका ट्रेड करना, उसको पैक करना, फ़िश पकड़ना, पैक करना, एक्सपोर्ट करना, वो ज़्यादा होता है मसूलीपट्टनम में, जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम जो है ये क्या है, फिश पोर्ट टाउन है, जो कृष्णा रिवर के डेल्टा पे है, ठीक है। सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी, जो मसूलीपट्टनम जो है वहाँ पे हर तरह के काम होते थे, चहल पहल होता था, इतना रौनक होता था। डच हो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, वो लोग क्या करते थे, मसूलीपट्टनम को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। वहाँ पे एक फोर्ट भी है जो डच ने बनाया था, ठीक है। टैक्टिक्स ऑफ गोलकोंडा रूलर्स। अब क्या हुआ, जो कुतुब शाही रूलर था, जो कुतुब शाही था, जो कौन था, गोलकोंडा का रूलर्स था, उन्होंने क्या किया, मसूलीपट्टनम पे जो ट्रेड करते थे, ठीक है, किन चीज़ों का, टेक्सटाइल का, स्पाइसेस का जो है, और दूसरे आइटम्स का जो है ट्रेड करते थे, उस पे उन्होंने मोनोपोली लगा दी। मोनोपोली मतलब होता है किसी एक ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेड करने का हक जो है किसी एक ट्रेडिंग कंपनी को देना, बस इससे ज़्यादा जो है उस चीज़ का ट्रेड जो है बहुत सारे लोग या बहुत सारे ग्रुप जो है उस चीज़ का ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। उसको मोनोपोली कहते हैं। उन्होंने ये मोनोपोली जो है क्यों लगाया, ताकि ये जो ट्रेड जो है, ट्रेड करने का जो बिजनेस जो है वो दूसरों के हाथों में ना जाए, अलग अलग ईस्ट इंडिया के हम कंपनी के हाथों ना जाए, इसीलिए उन्होंने रॉयल मोनोपोली उन्होंने लगा दी, ठीक है। किसने, कुतुब शाही रूलर्स ने। समझ में आया। तो क्या हुआ कि कंपटीशन अमंग ट्रेडर्स, अब ट्रेडर्स में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया, ठीक है। अलग अलग जो है वो लोग, उन्होंने जो अलग अलग जो ट्रेडर्स होते थे, ट्रेडर का ग्रुप होते थे, कोई वहाँ पे टेक्सटाइल का ट्रेड करते थे, कोई वहाँ पे स्पाइसेस का ट्रेड करते थे। तो उन लोगों ने मसूलीपट्टनम को बहुत ही फेमस और प्रॉस्पेरियस बनाया, बहुत ही रिच बनाया, यानी कि, ठीक है। रोल ऑफ मुगल रूलर्स। 1686 और 1687 में क्या हुआ, मुगल के राजा औरंगजेब ने गोलकोंडा पे को एनेक्स्ट कर ली, यानी कि उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि अब ये जो मसूलीपट्टनम जो है वो भी मुगल के हाथों चला जाएगा, है ना। अब उन्होंने क्या किया, जो ट्रेडर्स होते थे, जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने अब दूसरा ऑप्शन ढूंढा, दूसरा जगह जो है वो उन्होंने खोजा। वो क्या था, दूसरा जगह कौन सा था, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास थे,
ठीक है। अब जो ट्रेडर्स होते थे वो लोग मूव करने लगे, वो लोग जाने लगे कहाँ से, मसूलीपट्टनम से बॉम्बे की तरफ जाने लगे, कोलकाता की तरफ जाने लगे और मद्रास की तरफ जाने लगे। क्यों? क्योंकि अब उस जगह पे मुगल ने कंट्रोल किया, है ना। अब मसूलीपट्टनम लॉस्ट बोथ इट्स मार्चेंट एंड प्रॉस्पेरिटी एंड डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ 18th सेंचुरी। उसकी वजह से मसूलीपट्टनम जो है वो डिक्लाइन होते गए। पहले इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ हुआ करता था, एक ऐसा शहर हुआ करता था जो हमेशा से बिजी रहते थे, कुछ ना कुछ हो रहा है, किसी चीज़ों का ट्रेड हो रहा है, कोई ख़रीद रहे हैं, कोई बेच रहे हैं, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होते थे, चहल पहल होते थे। अब धीरे धीरे करके 18th सेंचुरी में ये डिक्लाइन होने लगे। क्यों? क्योंकि अब जो ट्रेडर्स वहाँ पे नहीं रहेंगे तो फिर वहाँ पे बायर्स भी नहीं होंगे, है ना। जो बेचने वाला अगर नहीं होगा तो ख़रीदने वाले भी नहीं होंगे। तो इस तरह से मसूलीपट्टनम जो है वो डिक्लाइन होते गए। समझ में आया? न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश, डच, फ्रेंच formed ईस्ट इंडिया कंपनी in order to expand their commercial activities in the ईस्ट। अब जो है अलग अलग तरह के वो लोग कंपनी बनाने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाने लगे। वो लोग कौन? इंग्लिश भी बनाने लगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी करके अलग अलग वो लोग कंपनी बनाने लगे। किस लिए? अपने ट्रेड को फैलाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। किसके साथ? ट्रेड को ईस्ट के साथ, यानी कि इंडिया के साथ। ठीक है। इंडियन ट्रेडर्स, initially Indian traders like Mullah Abul Ghaffar Khan and Virji Vora who owned large number of ships and compete with them। अब पहले पहले स्टार्टिंग में इनिशियली जो है इंडिया में भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते थे, जैसे कि मुल्ला अबुल गफ़र खान जो है वो एक है, विरजी वोरा जो है वो एक ट्रेडर है। कौन ट्रेडर है? इंडिया का ट्रेडर है जो बहुत ही रिच होते थे, उनके अपने पास ही बहुत सारे शिप होते थे। ठीक है। और ये दोनों जो है इनके साथ compete कर पाते थे। किसके साथ? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, फ्रेंच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उनके साथ वो compete कर पाते थे, मुकाबला कर पाते थे, क्योंकि वो लोग इतने अच्छे बड़े बड़े ट्रेडर्स हुआ करते थे। ठीक है। फिर क्या हुआ? However, the European companies used their naval power to gain control of the sea and force Indian traders to work as their agent। मगर क्या हुआ? ये यूरोपियन कंपनीज है ना, उन्होंने अपना नेवल पावर को उन्होंने यूज़ किया और समंदरी रास्ता और ट्रेड पे उन्होंने अपना कंट्रोल किया, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो उन्होंने जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको मजबूर किया उनका एजेंट बनने के लिए। ठीक है। उनके एजेंट की तरह काम करने की पे उन्होंने मजबूर किया। किसने? कंपनीज ने, यूरोपियन कंपनीज ने। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक इंडियन ट्रेडर्स होगा, ठीक है, जैसे कि मान लो विरजी वोरा हो, मैं हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ? ट्रेड करती हूँ, बिजनेस करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे शिप है, ठीक है, 40-50 तक मेरे पास शिप है, तो मैं ट्रेड करती हूँ, बिजनेस करती हूँ। अब क्या करेंगे? जब मैं जहाँ से मैं ट्रेड करती हूँ, जैसे कि किससे शिप जो है, शिप कहाँ चलेंगे? समंदर में चलेंगे ना, है ना, रास्ते पे तो नहीं चलेंगे। अब जब समंदर पे कोई और कंट्रोल करेंगे तो मैं मजबूर हो जाऊंगी उसका एजेंट बनने पे। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया? यूरोपियन कंपनीज ने जो इंडियन का जो ट्रेडर्स था, इंडिया का जो ट्रेडर्स था, उनको मजबूर किया उनके लिए काम करने के लिए, उनका एजेंट बनने के लिए। ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मैं ट्रेड तक करूँगी, मैं बिजनेस करूँगी, मगर इन कंपनीज के लिए करूँगी। ठीक है। मैं अपने मर्जी से ट्रेड नहीं कर सकती। समझ में आया? सुपरमेसी ऑफ इंग्लिश। Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent। पहले जो है अलग अलग तरह के कंपनीज हुआ करता था, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये इंग्लिश होता था, डच होता था, फ्रेंच होते थे, अलग अलग उनका कंपनी बना हुआ था। और तो उनमें से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एज अ
स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, एज अ सक्सेसफुल कंपनी जो है वो इमर्ज हो गए। धीरे धीरे करके इंग्लिश जो है सबसे पावरफुल बने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे पावरफुल बने। और वहीं जो है जो इंडिया का जो चाहे कॉमर्शियल हो चाहे पॉलिटिकल पावर जो है वो सारा जो है उनके हाथों चला गया। किसके हाथों? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों चला गया। ठीक है, उनमें ही कंपटीशन होने लगे, उनमें ही लड़ाई होने लगे कि हाँ नहीं, इंडिया के साथ बिजनेस हम करेंगे, इंडिया में ट्रेड हम करेंगे। तो जब वो लोग उनमें लड़ाई हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत गए, वो सक्सेस हुए। ठीक है, डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल, जो इंडिया का जो टेक्सटाइल होते थे, जो कपड़ा होता था, उसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड हुआ करता था बच्चे। ठीक है, अब जो है ये जो है डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल लीड टू ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ क्राफ्ट जो है अब एक्सपेंड होने लगे। ठीक है, कोई स्पिनिंग का काम करने लगे, कोई वीविंग का काम करने लगे, कोई ब्लीचिंग का काम करने लगे, कोई डाइंग का काम करने लगे, है ना। अब इंडिया को ये था कि हाँ हमारा जो टेक्सटाइल जो है वो बहुत ही फेमस हो रहे हैं, बहुत ही मशहूर हो रहा है, उसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस टेक्सटाइल को हमें एक्सपेंड करना चाहिए, उसको अच्छा बनाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो है उसको बनाने में, उस टेक्सटाइल को, कपड़े को बनाने में लग जाते थे। कोई धागा बनाने का काम करता था, कोई कपड़े बनाने का काम करता था, कोई उस पे कलर लगाने का काम करता था। इस तरह से बहुत सारे लोग जो है उस काम को करने लगे थे। उसमें जॉब, जैसे कि उनको उसमें जॉब मिल गए जैसे कि। ठीक है, सिस्टम ऑफ एडवांस, फिर आया वहाँ पे सिस्टम ऑफ एडवांस। ठीक है, न्यू सिस्टम, दे now began to work on a system of advance, which means that they had to weave cloth which was already promised to यूरोपियन एजेंट्स। अब क्या होगा, अब वो लोग, पहले तो वो लोग खुद ही अपना कपड़ा खुद बनाते थे, उस पर अपने मर्जी से कलर करते थे, अपने मर्जी से उस पर डिज़ाइन करते थे। अब वो लोग सिस्टम ऑफ एडवांस पे काम करने लगे, जिसमें क्या होता था, जो यूरोपियन जो एजेंट होते थे उनको ऑलरेडी वो लोग डिमांड करना, हाँ इस तारीख को मुझे इतना कपड़ा चाहिए और वो इस कलर का होना चाहिए, उसमें ये वाला डिज़ाइन होना चाहिए। एडवांस से उनको उन पे डिमांड जो होता था उस पे वो लोग काम करने लगे। ठीक है, वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लोथ और वीव देयर ओन पैटर्न्स। अब वीवर्स जो कपड़े बनाने वाले होते थे उनका ये, उनके से कुछ आज़ादी जो है छीन ली गई। जैसे कि वो लोग पहले तो वो खुद अपने मर्ज़ी से कपड़े बनाते थे, जितना वो लोग खुद अपने मर्ज़ी से सेल करते थे। ठीक है, अब उनका डिज़ाइन जो है वो अपने मर्ज़ी से बनाते थे डिज़ाइन। अब सब कुछ जो है एडवांस पे होता था, एडवांस देते थे। जैसे कि मुझे कोई, वो लोग देंगे 1000 रुपये देंगे या एडवांस में देंगे, तो वो बोलेंगे हमें इतने तारीख को इतने कपड़े चाहिए, उसमें ये वाला डिज़ाइन होना चाहिए, उसमें ये वाला कलर होना चाहिए, उस तारीख तक जो है आप ये कपड़ा जो है तैयार करके रखना। तो मेरा काम होता था, हाँ एजेंट का काम होता था ये डिमांड देना, जो कपड़े बनाने का काम होता था ये उसके हिसाब से, उसी एडवांस के हिसाब से जो है उसको बनाना और उसको तैयार करके रखना उसी डेट तक। आप वो लोग पहले वो अपने मर्जी से काम करते थे, जो उनका इतना लिबर्टी होता था, जो आज़ादी होते थे वो छीन लिया गया। ठीक है, अब वो अपने मर्जी से काम नहीं कर सकते, ऐसा होता था। दे हैड टू प्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट। अब डिज़ाइन जो है वो भी जो है एजेंट आके दे जाते थे कि हाँ इस ये वाला डिज़ाइन होना चाहिए, इसमें ये वाला डिज़ाइन लगाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से वो उस बेस पर, उसी के हिसाब से वो लोग कपड़ा बनाना, उन लोगों ने कपड़ा बनाना शुरू किया। ठीक है, न्यू सिटीज़, the 18th century saw the rise of Bombay, Kolkata and Madras, which are nodal cities today। जो है अब ये जो 18th सेंचुरी में जो है ये शहर जो है, बॉम्बे अभी मुंबई हो गया, कलकत्ता अभी कोलकाता हो गया, मद्रास अभी चेन्नई हो गया, ये जो है शहर अब न्यू सिटीज़ जो है वो बन रहा था ट्रेडर्स का। ठीक है, जो अभी भी है ना, बड़े बड़े शहर है इंडिया का ये सारे।
ब्लैक एंड वाइट एरियाज। अब इन शहरों में कौन से, बॉम्बे में, कोलकाता में, मद्रास में, इन शहर में, इस जगह पे एरिया को डिवाइड किया हुआ था ब्लैक और वाइट एरियाज में। ठीक है, जो ब्लैक एरिया होता था वहाँ पे जो इंडियंस होते थे वो लोग रहते थे, नेटिव जो इंडिया का होते थे वो लोग रहते थे, इंडिया का ट्रेडर्स रहते थे वहाँ पे, इंडिया का क्राफ्ट पर्सन्स रहते थे। ठीक है, जो इंडियंस जो ट्रेडर्स होते थे, इंडियंस जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे वो लोग कहाँ रहते थे, ब्लैक एरिया में रहते थे। और जो वाइल द वाइट रूलर्स, जो वाइट रूलर्स होते थे यानी कि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो लोग कहाँ पे, वाइट एरियाज में रहते थे, जैसे कि सेंट जॉर्ज मद्रास में, सेंट विलियम जो है कोलकाता में, जगह का नाम है, फोर्ट का नाम है, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है मद्रास में है, फोर्ट एसटी विलियम जो है कलकत्ता में है। ये जो है इसको वाइट एरियाज बोलते थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे। इस तरह से उन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ था जगह को। ठीक है, वाइट ब्लैक एरियाज और वाइट एरियाज करके। ठीक है, तो इस तरह से होते थे। तो ये चैप्टर जो है आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट हमारा जब क्लास होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, जो है एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर का हम करेंगे। ठीक है, द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन द 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। जो है अब ये तो थोड़ा सा ही है, इस जो आपके 7th क्लास के हिस्ट्री में इतना कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है इसके बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में हो या किसके बारे में, है ना। तो जब हम अपना जो हमारा नेक्स्ट जो आपका, जब आप क्लास 8th में आओगे तो आपका हिस्ट्री जो है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री होगा, तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल से आपको पढ़ने को मिलेंगे जो है ये इनके बारे में, जो है ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के बारे में, किस तरह से वो लोग बिज़नेस करते थे, किस तरह से ट्रेड करते थे, किस तरह से कंट्रोल करते थे, क्या क्या होता था उनके साथ, इंडियंस के साथ क्या क्या होता था, उसके बारे में आप लोग ज़्यादा डिटेल से करेंगे क्योंकि वो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, इसमें आपको 7th क्लास के इस हिस्ट्री में आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू।